हेलो दोस्तों, आपका आरवी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड ग्रेड के जीके का पूरा पेपर मैं आपको हल कराऊंगा और इस बार आप मेरे पे भरोसा रखिए कि आपके 80 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही कराने की कोशिश मैं करूंगा। और वो टॉपिक पहले लेंगे जो सबसे कठिन है, जिसमें सबसे कम नंबर आते हैं। उनको अधिकांश नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि आपके 90 प्लस से क्वेश्चन सही हो, यानी कि माइनस मार्किंग कम से कम हो। देखिएगा, आपको मैं समझाऊंगा आपको किस तरह समझना है और किस तरह से पहले क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही कंप्लीट हो जाते हैं। विश्व भूगोल को ले रहे हैं, विश्व भूगोल को 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ दिमाग लगाना है आपको। जैसा कि आपके सिलेबस में है महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरण मुद्दे, जनसंख्या वितरण, प्रवास और वैश्वीकरण। इस तरह से आपके 5 टॉपिक है। अब आपको कंटस्ट याद होना चाहिए कि आपके विश्व भूगोल के सिलेबस में 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसा आपके पूछा गया था इसी दिसंबर में पूछा गया 2022 में आपके एक क्वेश्चन अशु अक्षांश स्थित है, यानी कि अशु अक्षांश का संबंध किससे है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन थे? ए ऑप्शन था हिमनदों से, दूसरा ऑप्शन था वर्षा से, तीसरा ऑप्शन था रेगिस्तान से और चौथा ऑप्शन था पवनों से। अब जिनको याद होगा उनका जो आंसर तो बिल्कुल सही चला गया होगा, और जिनको याद नहीं होगा कि अशोक संबंधित है, तो आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से आपके विश्व भूगोल में से कौन सा टॉपिक संबंधित है। तो देखिए, आपकी इस 5 जो टॉपिक है आपके विश्व भूगोल में, उसमें हिमनद कहीं भी नहीं है, वर्षा कहीं भी नहीं है, आपके रेगिस्तान कहीं भी नहीं है, केवल आपके एक टॉपिक है पवन। कौन सा? ये पवन दे रखा है, पवन तंत्र। तो आपका आंसर कौन सा सही था? पवन, यानी कि अशोक का संबंध किससे? पवन से। समझ गए? इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह से सही हो सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैश्विक पवन तंत्र से पूछे जा रहे हैं, यानी कि स्थायी पवन क्या है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी कंफ्यूजन होगा। इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके एक बार में ही बिल्कुल सही हो जाए और आप कभी भूलो नहीं। देखिएगा, आपके पूछे गए पहले क्वेश्चन 2016 से 2018 तक क्वेश्चन यही पूछे गए बार बार में कि दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवन का नाम क्या है, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवन का नाम क्या है, या उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, या कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। तो जो दिशा है, इन दिशाओं को हम भूल जाते हैं। यहाँ याद कर लिया, जब एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इनको आपको आसानी से याद करना होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पवनें 3 तरह की होती है, स्थायी पवन और आपके मानसूनी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन का मतलब यह है कि वे पवनें जो आपके साल भर केवल एक ही दिशा में चलती है, यानी कि दिशा उनकी परिवर्तित नहीं होती है। और मानसूनी पवन ऐसे होते हैं जिनकी दिशा में 6 माह में एक बार परिवर्तन होता है। और स्थानीय पवनें वो होती है जिनमें दिन रात में, यानी कि कभी भी उनमें दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बात करें तो आपके स्थायी पवन को सनातनी पवन भी बोलते हैं, प्रचलित पवन भी बोलते हैं, या भूमंडलीय पवन भी बोलते हैं। आपके पूछ सकता है कि अपने स्थायी पवन पूरे जो पृथ्वी पर है केवल 3 ही स्थायी पवन है। एक तो है व्यापारिक पवन, एक दूसरी है आपके पछुआ पवन, और आपके तीसरी है ध्रुवीय पवन। 3 ही पवन है आपके जो स्थायी पवन है। अब आपके ये भी पूछ सकता है कि इनमें से भूमंडलीय पवन कौन सी नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, नाम चेंज कर सकता है। वो भूमंडलीय पवन भी कर सकता है, प्रचलित पवन भी कर सकता है, सनातनी पवन भी कर सकता है, या स्थायी पवन भी कर सकता है। अब आपको इनकी दिशा आपको याद करनी होगी, बिल्कुल आसानी से समझना किस तरह से आपको समझना है। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि व्यापारिक है, व्यापारिक बड़ा शब्द है, यानी कि इसमें 4-5 अक्षर है, व, ये, प, री, क, 4-5 शब्द है। इसी तरह पछुआ में 3 शब्द है, पछुआ 3 शब्द है, यानी कि व्यापारिक शब्दों की दृष्टि से बड़ा शब्द है और पछुआ छोटा है। इसी तरह पश्चिम जो लिखा है उसमें शब्द ज्यादा है, और पूर्व जो लिखा है उसमें शब्द कम है। यानी कि व्यापारिक हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? पश्चिम दिशा में चलेगी। और पछुआ कौन सी दिशा में चलेगी? पूर्व दिशा में चलेगी। बिल्कुल आसान। व्यापारिक बड़ा तो पश्चिम बड़ा, पछुआ छोटा तो पूर्व छोटा। तो दोनों का संबंध आ गया, यानी कि व्यापारिक पवन हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? पश्चिम दिशा में ही चलेगी। और पछुआ पवन हमेशा कौन सी दिशा में चलेगी? आपके पूर्व दिशा में ही चलेगी। आपको पता होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि मतलब यह है कि आपके जो पछुआ पवन है हमेशा इस दिशा में ही चलेगी। किस दिशा में? पूर्व दिशा में ही चलेगी। और जो व्यापारिक पवन है वो हमेशा आपके पश्चिम दिशा में ही चलेगी। ठीक है, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में ही चलेगी। अब समझना आप,
अब आपको बिल्कुल सबको पता है, अगर पता नहीं है तो 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आप समझ लीजिए। आपके पूरे अक्षांश और देशांतर से आपका ग्लोब बना हुआ है और ग्लोब के माध्यम से काल्पनिक रूप से आपके पूरे विश्व भूगोल को समझाया गया है। अगर देखें तो आपके कुल 180 डिग्री अक्षांश होते हैं, 90 ऊपर 90 नीचे। तो 0 वाला जो डिग्री अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद में 23.5, 66, 90, इस 90 डिग्री अक्षांश ऊपर 90 डिग्री नीचे। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर आपके सूर्य हमेशा इस भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है हमेशा, यानी कि 24 यानी कि साल में साल भर आपके यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। इस कारण यहाँ पर गर्मी बहुत अत्यंत पड़ती है और वर्षा भी बहुत होती है। तो इस कारण यहाँ की हवाएं क्या होती है, निम्न वायु दाब के कारण यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण ये उठकर वापस यहाँ पर नीचे उतरती है। इसी तरह ये यहाँ पर उठकर नीचे उतरती है, यानी कि जो हवाएं यहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, उठकर वापस ये यहाँ पर उतरती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों दिशाओं में यहाँ पर उतरती है, यानी कि ये है आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री की और ये है आपके मकर रेखा। कि यहाँ से हवाएं उठकर ऊपर उठकर यहाँ नीचे उतरती है और इधर भी नीचे उठकर यहाँ पर नीचे उतरती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आपके 0 डिग्री से कोई भी हवा नहीं चलती, केवल ऊपर उठती है और उठकर नीचे आपके बैठती है। फिर यहाँ पर उठती है तो फिर यहाँ पर जब उतरती है तो एक हवा नीचे चलती है और एक हवा पीछे चलती है। पीछे चलने वाली हवा को पछुआ, यानी कि जो पीछे चलती है हवा, पीछे यानी कि पछुआ, पीछे चलने वाली हवा क्या बोलेंगे, पछुआ हवा बोलेंगे। अब देखिए व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन यानी कि जैसे उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो मैंने आपको बताया व्यापारिक पवन पश्चिम दिशा में चलती है, तो पश्चिम दिशा ये हो गई। ठीक है, अब इधर भी आप देखोगे तो यहाँ से पश्चिम दिशा ये हो गई आपकी, यानी कि आपकी व्यापारिक पवन है अगर आपके चलेगी जैसे मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो आपकी व्यापारिक पवन इस तरह से चलेगी। ठीक है, किस तरफ चलेगी, पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है। अगर बात करें तो आपके उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में आपके इस तरह से चलेगी आपकी व्यापारिक पवन, यानी कि दोनों की दिशा किस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। अगर आपसे पूछे, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है, अब आपसे पूछेगा कि व्यापारिक पवन का जो व्यापारिक पवन की क्या उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, यानी कि व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध चल रही है तो उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की दिशा होती है, यानी कब से, उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की दिशा होती है। इसी तरह आपके पूछ सकता है कि व्यापारिक पवन की दक्षिणी गोलार्ध दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिम दिशा चल रही है तो दक्षिण पूर्व से ये पश्चिम उत्तर की तरफ दिशा होती है। इसी तरह पछुआ पवन आपके पूर्व दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा। ठीक है, ये पूर्व दिशा पछुआ, ये आपकी व्यापारिक है इस तरह से। अब देखो ये पछुआ पवन पीछे चल रही है, पूर्व दिशा में चल रही है, तो हम मान सकते हैं पूर्व दिशा में चल रही है तो आपको इस तरह से याद करना है। किस तरह से, तो पूर्व दिशा में चलेगी तो ये पूर्व दिशा इस तरह से हो गई और इधर चलेगी तो ये पूर्व दिशा इस तरह से हो गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहां से चलेगी, पश्चिम दक्षिण से चल रही है उत्तर पूर्व में पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की इनकी दिशा है। इस तरह से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि इन दिशा की क्या है, तो आप दिशा इस तरह से आपको बिल्कुल याद कर सकते हो कि पछुआ पूर्व में चलती है, व्यापारिक पश्चिम में चलती है। अगर बात करें आपके ध्रुवीय पवन, तो ध्रुवीय पवन हमेशा आपके व्यापारिक पवनों की तरह ही चलती है, यानी कि उनकी दिशा इस तरह से ही होती है। तो इस तरह से आप बिल्कुल याद कर सकते हो। बाद में आती है आपके मानसूनी पवन जल स्थल समीर घाटी पर्वत समीर, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। इनमें बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने लायक हो। अब इसी तरह आपके स्थानीय पवन होती है जिसमें कुछ गर्म है कुछ ठंडी है, तो इनको समझाना है आपको। इसी तरह आपके महासागर में पूछा जाता है कि कौन क्या है, तो महासागर में जिस तरह से आपको कटक पूछा जाता है, तो महासागर में जैसे सीमावर्ती सागर कौन सा है, द्वीप कौन सा है, कटक कौन सा है। इस तरह से हम एक वीडियो लेंगे, एक वीडियो के माध्यम से आपको सब समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको गर्म पवन यानी कि स्थानीय पवनों में आपको गर्म पवन को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके गर्म पवने कौन कौन से, मैंने एक चीज लिखी है ताकि आप याद कर सको। अगर आपसे ट्रिक से याद नहीं करो, ऐसे याद कर लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रिक से भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे चिंटू सांप को पासी ना दो, चिंटू सांप को पासी ना दो, यानी कि चिंटू सांप को पासी ना दो। च से क्या बन रहा है, चिनूक, क्या बन रहा है, चिनूक। और स से क्या बन रहा है आपके सांटाना,
और ह से क्या बन रहा है, हर मटन और हबूब अबूब। और ब से क्या बन रहा है, ब्लैक रोलर और ब्रिक फीडर। और क से क्या बन रहा है, कोयम्बेक। और प से क्या बन रहा है, फोन। और न से क्या बन रहा है, नार्वेस्टर। इस तरह से आपके गर्म हवाएं। चिनूक, चिनूक आपके उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक गर्म हवा की पवन है जो रॉकी पर्वत के ढालों पर चलती है, रॉकी पर्वत के ढालों पर। और रॉकी पर्वत के ढालों पर चलती है तो यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ को ये चिनूक हवा पिघला देती है। पिघलाने से क्या होता है, बर्फ को पिघलाने का मतलब है कि यह हिमबख्शी है, यानी को हिम को पिघला देती है, इस कारण इसको हिमबख्शी पवन भी बोलते हैं। और हिम पिघलने के बाद में वहां पर छोटी छोटी घास उग जाती है जो पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होती है चिनूक हवा। इसी तरह आपकी सांता आना, यानी कि आप ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी हिमबख्शी हवा है, तो चिनूक या अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर कौन सी हवा चलती है, चिनूक। सांता आना, सांता आना भी आपके कैलिफोर्निया में है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में ये चलती है सांता आना, जो कॉफी यानी कि जो कहवा यानी कि केला, यानी कि ये बहुत नुकसानदायक ये हुआ है। इसी तरह आपके ह से हर मटन को आप जानते हो ये अफ्रीका महाद्वीप में चलती है। आपके पूछा भी गया था कौन सी हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपके जैसे ही यह हवा हर मटन है तो वहां पर अफ्रीका के तट पर बहुत ही उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही हर मटन हवा चलती है तो वहां की हर उमस भरी गर्मियों को यह समाप्त कर देती है। इस कारण यह हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, इस कारण इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है हर मटन को। ब्रेक लोरर या ब्रिक फीडर अमेरिका में, कोयम्बेक इंडोनेशिया में, फोन आल्प्स पर्वत में यूरोप में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, न से नार्वेस्टर, फोन से आल्प्स। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। मैं इनको आपको एक अलग वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप एक ही वीडियो में आप इनको सीख सको कि हवाएं किस तरह याद करनी है। इसी तरह आपकी ठंडे हवाएं पुर्गा, विलीबाव, मेस्टर, बोरा, टेबल ब्लॉक, बुरान, पिराजियम, वाइज। इस तरह से मैं आपको एक सारणी बना दूंगा। एक सारणी बनाने के बाद में आपको याद हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें याद करना है और क्या क्या याद करना है। अगले वीडियो में हम आपको एक पवन तंत्र का आपको एक सारणी दे दूंगा ताकि आपको गर्म हवा और ठंडी हवा आपको आराम से याद हो जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे महाद्वीप और महासागर। उसके बाद में एक वीडियो लाएंगे 5-10 मिनट का, जिसमें आपके पर्यावरण मुद्दे, जनसंख्या वितरण और प्रवास वैश्वीकरण हो जाएगा। तो महाद्वीप और महासागर में क्या याद करना है, तो आप देखोगे महाद्वीप महासागर में हमेशा एक ही चीज पूछते हैं कि महासागरों से संबंधित सीमावर्ती सागर कौन कौन से हैं, या कौन से महासागर में कौन सी कटक है, या कौन से महासागर में कौन सा द्वीप है, यही आपकी पूछता है। जैसे आपसे पूछा गया डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके महाद्वीप महासागर कंप्लीट हो जाए और आप महासागरों में जलदार राय बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि आपके स्पष्ट दे रखा है कि आपको जलदार राय जल संध्या नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और उम्मीद है आपको ये हवाएं समझ में आ गए होगी कि किस दिशा में क्यों, क्योंकि आपके एक या दो क्वेश्चन आपके इससे 100% पूछे जाने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।